हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास बुक है राजीव प्रकाशन, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट देखो, ये क्लास 12 की सेकेंड पार्ट है, ठीक है, बुक। क्लास 12 का जो बुक होती है, ठीक है, उसमें दो बुक होती है, एक पार्ट 1 होती है, एक पार्ट 2 होती है, ठीक है। ये बुक पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट देखो, इस क्लास में हम लोग, ठीक है, राजीव प्रकाशन की जो बुक है उससे हम लोग समाकलन पढ़ेंगे यहाँ पे। और स्टूडेंट देखो, ये क्लास डेली लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास का जो टाइम है वो 7:30 से 8:30, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग, ठीक है, लाइव क्लास पढ़ोगे 7:30 से 8:30, ठीक है। वैसे तो हम आज पहला दिन है, ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, बट इसको हम डेली लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, 7:30 से 8:30 पर। तो स्टूडेंट देखो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, चैप्टर नंबर जो 7 है, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। लिखा है देखो, विषय वस्तु, ठीक है, एक दृष्टि में। देखो, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का, ठीक है, भूमिका, इंट्रोडक्शन। और फिर पढ़ेंगे इसके बाद समाकलन अपकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, ठीक है, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद देखो स्टूडेंट, पढ़ेंगे समाकलन की विधियां यहाँ पे, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ विशेष फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इसके बाद देखो स्टूडेंट, पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इन सब के बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग निश्चित समाकलन की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसके बाद देखो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, एवल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखो पढ़ेंगे स्टूडेंट निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसके बाद देखो स्टूडेंट लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अध्याय का सारांश। लास्ट में मतलब पूरी चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखो, चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इन पे आधारित जो क्वेश्चंस है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट देखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हेडिंग है हमारे पास भूमिका, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन में वैसे स्टूडेंट ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है तुम्हें, ठीक है, वैसे ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। यहाँ समाकलन में तुम्हें क्या करना है, ठीक है, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद करना है और सवाल लगाना है, ठीक है। सवाल और फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है, आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आने लगेगा। यहाँ पे एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ कुछ डेफिनेशन है जिनको हम बताएंगे, ठीक है, कि समाकलन क्या होता है, ठीक है, हम समाकलन क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे, और स्टूडेंट देखो सबसे पहले याद रखना कि समाकलन को पढ़ने से पहले आपको अपकलन अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर आपने अभी तक अगर अपकलन अगर अच्छी तरीके से तैयार नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपकलन को अच्छी तरीके से तैयार करो, ठीक है। इसके बाद आप डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पे, इसके बाद आप इंटीग्रेशन को पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि स्टूडेंट देखो, अब समाकलन जो होता है वो अपकलन का व्युत्क्रम होता है। अगर आपको अगर अपकलन नहीं आता है, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो समाकलन को समझने में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। तो इससे पहले आप अपकलन को अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है, इसके बाद आप समाकलन पढ़ना, ठीक है, तो समाकलन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखो, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा अपकलन होता है, अपकलन अपकलन का वैसे काम क्या होता है, अपकलन क्या करता है, अपकलन क्या करता है, किसी देखो मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना, ठीक है। अपकलन का काम क्या है,
कोई बड़ी सी चीज है उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, ये हमारा अपकलन का काम होता है। और समाकलन का काम क्या होता है? ठीक है, अपकलन में जैसे ये कोई बड़ी चीज है, इसको छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना, ठीक है, ये हमारा अपकलन का काम होता है। अब समाकलन का काम क्या होता है? जस्ट उल्टा। मतलब समाकलन क्या करता है? छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करके, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा कण बना देता है। मतलब छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी चीज बना देती है, ठीक है। ये सब, ठीक है, याद रखोगे कि अपकलन का काम क्या होता है? किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना। और समाकलन का काम क्या होता है? छोटे छोटे पार्टों को इकट्ठा करके एक बड़ा, ठीक है, पार्ट बनाना। तो ये सब लिखा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम बता देंगे, बस डिस्कस करेंगे केवल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास समाकलन, ठीक है। यहाँ पे देखो समाकलन क्या है, लिखा है अपकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, मतलब इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, ठीक है, हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं हिंदी में कि हमारा जो समाकलन होता है वो अपकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है। अगर कोई आपसे समाकलन की परिभाषा पूछता है तो क्या बताओगे? अपकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं आपको। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तो अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं हम लोग स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। देखो स्मॉल एफ एक्स प्लस सी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट देखो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डी अपॉन डी एक्स कर देंगे एफ एक्स और प्लस फिर कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी। अब स्टूडेंट देखो स्मॉल एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आएगा कैपिटल एफ एक्स। क्या आएगा? कैपिटल एफ एक्स आएगा। और सी देखो, सी यहाँ पे अचर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास? जीरो आएगा। तो स्टूडेंट देखो केवल तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि स्मॉल एफ एक्स प्लस सी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा हमें कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। अब हम कैपिटल एफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा ये वाला फलन, ठीक है, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पे। तो मिलेगा हमें स्मॉल एफ एक्स प्लस सी मिलेगा यहाँ पे। देख लो, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा समाकलन है वो अपकलन का क्या है? व्युत्क्रम है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये हमारा जो होता है, ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह होता है यहाँ पे, समाकलन चिन्ह, समाकलन चिन्ह, ठीक है। और ये हमारा फलन होता है, ठीक है, जिसका हमें समाकलन करना होता है। और dx का मतलब होता है कि x के सापेक्ष समाकलन। देखो x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, ठीक है, c क्या होता है? c होता है हमारा समाकलन अचर, समाकलन अचर। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको डेफिनेशन कुछ समझ में आई हो, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत डेफिनेशन अगर ना समझ में आई, और वैसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी नहीं जाती रही है, हम आपको फॉर्मूले और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपका इंटेंशन बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसके बाद देखो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे, ठीक है। देखो पहला उदाहरण क्या दे रखा है यहाँ पे, लिखा देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है यहाँ पे? कॉस एक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो अगर हम कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे फिर लिखा है देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? टेन एक्स मिलेगा यहाँ पे। ऐसे देखो स्टूडेंट, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर लॉग एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास वन बाई एक्स आएगा। क्या आएगा? वन बाई एक्स आएगा। अब स्टूडेंट देखो अगर हम वन बाई एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लॉग एक्स मिलेगा यहाँ पे। तो देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है यहाँ पे। इसके बाद देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास समाकल चिन्ह यहाँ पे, ठीक है, लिखा है समाकल चिन्ह, ठीक है, इंटीग्रल साइन यहाँ पे।
तो स्टूडेंट देखो जो ये एस जैसा जो चिन्ह होता है, ठीक है, एस, ये इसी को हम लोग बोलते हैं समाकलन चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे समाकलन चिन्ह। तो स्टूडेंट देखो हमें जिस फलन का समाकलन करना होता है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई फलन है, मान लो एक्स क्यू है, इसका हमें समाकलन करना है, तो इसके आगे हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे dx। तो ये हमें क्या बताता, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये पूरा जो सिस्टम लिखा है, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि एक्स की पावर 3 का हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो अगर कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है, मान लो एक्स की पावर 3 और यहाँ पे और कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ये मीनिंगलेस होता है यहाँ पे। अब हमें ये बताया ही नहीं है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे ये मीनिंगलेस होता है। इंटीग्रेशन अगर एक्स क्यू लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, मान लो यहाँ पे अगर dx लिखा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो एक्स के सापेक्ष हो रहा है। अगर स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगर हम लिख दें dt, लिख दें, क्या लिख दें, dt, तो मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू t है, मतलब इंटीग्रेशन t के सापेक्ष है यहाँ पे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन चिन्ह था स्टूडेंट, ठीक है। अब आ जाओ स्टूडेंट देखो चलते हैं समाकलन अचर। तो अभी हम पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पीछे हमने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। देखो स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको डिटेल में अभी ना पढ़ो, ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, अगर हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके ऊपर ऊपर निकलने लगेगा, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लेना, ठीक है, आधा लगभग पढ़ लेना, तब आपको बताएंगे कि हम लोग सी क्यों लगाते हैं, ठीक है। अभी हम सी के बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सी क्या चीज है यहाँ पे। बस इतना याद रखो, ठीक है, कि सी क्या होता है, हमारा समाकलन अचर होता है। और स्टूडेंट देखो सी हम लोग तभी लगाते हैं जब हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तभी हम सी लगाते हैं। और जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम सी नहीं लगाते हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ देखो नोट पॉइंट एक लिख रखा है इन्होंने, क्या लिखा है, लिखा है साधारणतया अनिश्चित समाकलनों के प्रश्नों को हल करते समय हमने समाकलन अचर को नहीं लिखा है, परंतु प्रत्येक उत्तर के साथ अचर का होना उसमें निहित पाया जाता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ये कि बुक में जो आंसर दे रखे हैं उनमें सी नहीं लगा होगा, ठीक है, तो तुम लोग वहां पे सी मान के चलोगे। जब भी कोई भी अनिश्चित समाकलन सॉल्व करोगे तो लास्ट में सी जरूर लगाओगे, ठीक है, लास्ट में सी जरूर लगता है। तो इनका कहने का मतलब ये कि हमने बुक में जो आंसर दे रखे हैं वहां पे हमने सी नहीं लगाया, ठीक है, वो आप लोग खुद ही मन में मान लोगे कि यहाँ पे सी लगा है। आप इसको देखो स्टूडेंट, ये अब हम पढ़ेंगे देखो मानक समाकलन, मानक समाकलन, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे तो हमारे पास देखो पहला जो फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट, देखो अगर हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, अगर स्टूडेंट देखो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो ये तो हमारे पास अचर है, इसको तो हम बाहर कर लेंगे, तो ये तो बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है यहाँ पे। अब बचेगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा, एक्स की पावर n प्लस वन बचेगा। अब इसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्या आएगा, देखो हम पावर को पहले कर देंगे और एक पावर कम कर देंगे यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा एक्स की पावर n आ जाएगा। तो वही लिखा है स्टूडेंट, देखो ध्यान से ये कि एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास x की पावर n आएगा। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे कंडीशन है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे n -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n -1 हो गया तो यहाँ पे रखोगे तो नीचे, अगर हर में अगर n की वैल्यू अगर हम -1 रख देंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर हर में 0 हो जाएगा तो हमारा फलन कैसा हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो पहला वाला जो को ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला हमारा वैलिड है। तो स्टूडेंट को यहाँ पे तो इसका देखो डिफरेंशिएशन क्या आया, x की पावर n आया। अब स्टूडेंट देखो अगर हम x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें, देखो इंटीग्रेशन लिखा है x की पावर n dx इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, ये फलन मिलेगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस c मिलेगा हमें। और स्टूडेंट देखो ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पर भी कंडीशन है, देखो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, याद रखोगे, ठीक है।
तो x की पावर n का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर हम ऐड करेंगे, टोटल पावर से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस सी लिख देंगे। देखो ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे ठीक है कि n नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखो एक इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे। और स्टूडेंट देखो n यहाँ पे याद रखना है, n यहाँ पे अचर राशि होती है यहाँ पे, अचर राशि। n क्या होती है, अचर राशि। फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक है, अगर हम तुमसे पूछे कि x की पावर 3 dx, कि x की पावर 3 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है यहाँ पे, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x की पावर n का जो फॉर्मूला है ये कहता है कि एक पावर ऐड करो और टोटल पावर से इसको डिवाइड कर दो। तो चलो देखो यहाँ पे, तो x की पावर कितनी है यहाँ पे 3 है ठीक है, तो एक पावर हम जोड़ देते हैं 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 और प्लस सी ठीक है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देख लो ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये पहला वाला जो फॉर्मूला है। अभी इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करने के लिए बता दिया है। देख लो ठीक है यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट ठीक है, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इन सबको फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे वो बारी बारी से। देखो ठीक है, अब दूसरा देखो फॉर्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स ठीक है। लॉग एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1/x आता है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे, अब 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लॉग मॉड एक्स। यहाँ पे तो याद रखोगे कि 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। देख लो ठीक यहाँ पे। ऐसे देखो अगला फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे लिखा देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। अब स्टूडेंट देखो क्या करना है, अब ई की पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस सी आएगा। देखो ठीक है यहाँ पे, थोड़ा हम इरेज कर दें। देखो ठीक है यहाँ पे, तो ई की पावर एक्स का देखो याद रखोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस सी आएगा। अब स्टूडेंट देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। देखो अगर हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। देखो ये होता है ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये जो पार्ट है ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं ऐसे ठीक है, लिखना ऐसे लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन में नीचे लिख देंगे लॉग ए बेस ई, और ये आ जाएगा ए की पावर एक्स। देख लो ठीक है यहाँ पे। अब हम इसका तो कोई इंटीग्रेशन करेंगे, इसका ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ए की पावर एक्स अपॉन में आएगा लॉग ए बेस ई प्लस सी। देख लो ठीक है यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला लिखा होगा, ये देखो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई प्लस सी। देख लो ठीक है यहाँ पे ये लिखा है। इसके बाद देखो स्टूडेंट ठीक है, चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ये सारे फॉर्मूले हैं स्टूडेंट ही, इनको याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद में लिखा है, देखो यहाँ पे ठीक है लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगर हम साइन एक्स का देखो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स ठीक है, और ये माइनस और उसको दे देना है यहाँ पे ठीक है। वैसे इसको ऐसे लिखा जाता है देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, वैसे कॉस एक्स है ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। अब ये जो माइनस है इसको हम इस तरफ दे देते देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख देती, देखो ठीक है यहाँ पे ये आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन एक्स का देखो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स तो क्या मिलेगा हमें,
माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। देख लो ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे वैसे तो ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये हम समझा रहे थोड़ा आपको, ठीक है, कैसे निकल के आया इसलिए। देखो यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास टेन एक्स प्लस सी आएगा। ऐसे देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर हम पूछते हैं कि कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस इसको दे देते, देखो ऐसे लिख देते, देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस का कॉट एक्स, इस तरफ जो माइनस था इस तरफ कर दिया, तो ये आएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट देखो इसका ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आएगा देखो हमारे पास माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। देख लो ठीक है यहाँ पे ये आएगा, तो ये लिखा देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस के कॉट एक्स प्लस सी लिखा है देखो। इसके बाद देखो स्टूडेंट ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ठीक है सेक एक्स टेन एक्स, तो हम देखो सेक एक्स टेन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेक एक्स आएगा। ऐसे देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखा है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो यहाँ पे ठीक है, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉसेक एक्स आएगा, और ये जो माइनस इस साइड था उस साइड दे दोगे, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे देखो स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट है देखो हमारे पास कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट देखो, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ठीक है, तो इन्होंने देखो ऐसा करना है, देखो यहाँ पे ठीक है, अगर हम देखो डी अपॉन डी एक्स करते हैं कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट देखो ये माइनस है, इसको हम इस साइड कर देते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आएगा वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये आएगा। अब स्टूडेंट देखो अगर इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे इसको माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, देखो ये लिखेंगे ठीक है यहाँ पे, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देख लो ठीक है यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये फॉर्मूला ठीक है, तो याद रखोगे कि वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है तो इसका डी एक्स, ठीक है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर तुम लिख सकते हो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दो फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप।
देख लो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ठीक है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका एक तो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, या फिर लिख सकते हो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हो। इसके बाद देखो ऐसे देखो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ऐसे देखो स्टूडेंट यहाँ पे कि d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका देखो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स एक्स मिलेगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर भी याद रखोगे थोड़ा, ठीक है, कि d/dx ऑफ 1/d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें टेन इनवर्स एक्स मिलेगा और प्लस सी मिलेगा। ऐसे देखो स्टूडेंट, ठीक है, अगर हम करते हैं यहाँ पे कि d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, वैसे माइनस और लेके चलते हैं, बताओ अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये मिलेगा हमें माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है यहाँ पे, तो देखो मतलब मेन फॉर्मूला क्या हो गया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स होगा प्लस सी, या फिर होगा हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, वो भी माइनस का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस, देख लो ठीक है यहाँ पे। तो कोई भी फॉर्मूला लिखना, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपकी सही है, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला यहाँ पे गलत है। अब देखो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, देखो सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लें, ठीक है, इसके बाद देखो फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/, ठीक है, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या मिलेगा, देखो -1/-1 और एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है यहाँ पे, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉसेक इनवर्स एक्स यहाँ पे। तो याद रखोगे स्टूडेंट को यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, देख लो ठीक है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करना, आप चाहे पहला वाला फॉर्मूला यूज करना चाहे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना, दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक, कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं है। तो स्टूडेंट देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, आप लोग ये देख लो, ठीक है, ध्यान से, ये सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को और ये फॉर्मूले, ठीक है, ये फॉर्मूले ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, थी तभी आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आएगा, याद रखना, ठीक है। ये अभी मानक फॉर्मूले हैं, ठीक है, मतलब एक तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसके बाद अभी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, हर एक्सरसाइज में हम नए फॉर्मूले पढ़ेंगे और नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इन बेसिक फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है, तो आपको आगे जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा है इन्होंने, देखो x की पावर n का समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन, जहां कंडीशन लिखी है कि n जो है नॉट इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट देखो अभी हम पीछे बता चुके हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 हम ऐड कर देंगे और टोटल पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस से लिख देंगे।
यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ठीक है, आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा ठीक है कि डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, अगर हम एक्स की पावर 4 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या आएगा। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि पावर को हम पहले करते हैं और एक पावर इससे कम कर देते हैं, सॉल्व कर लेंगे 4x³ आ जाएगा। देखो ठीक है, बट अगर हम पूछे तुमसे कि x की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि एक पावर इसकी हम जोड़ देंगे और टोटल पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। देख लो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों के जो काम है वो एक दूसरे के रिवर्स हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पावर को पहले कर देते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक पावर हम जोड़ देते हैं और टोटल पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ठीक कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट कैसा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। यही सब यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी, देखो एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो यहाँ पे ठीक है, तो इन्होंने x² का देखो इंटीग्रेशन ठीक है, तो x² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी एक पावर ऐड कर देते हैं, टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो x² dx आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस सी। देखो ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देख लो ठीक है यहाँ पे। ऐसे देखो स्टूडेंट ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने बताया ठीक है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर 5/6 dx। देखो अब भी देखो x की जो घात है ठीक है, जो पावर है वो अचर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो इसके हम पावर एक ऐड कर देते हैं, x की पावर 5/6 प्लस 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा 5/6 प्लस 1 और प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर आ जाएगा हमारे पास 11/6 अपॉन में 11/6 और प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये जाएगा हमारे पास 6/11 और x की पावर 11/6 और प्लस सी। देख लो ठीक है यहाँ पे। ऐसे देखो नेक्स्ट एक और देखो, ये लास्ट लिखा है ये ठीक है, लास्ट नहीं एक्स, तो कह रहा है कि x की पावर -7 का इंटीग्रेशन करो। तो x की पावर -7 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक पावर इसकी हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, टोटल पावर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की पावर -6 अपॉन -6 प्लस सी। देखो ठीक है, ये आ गया। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे लास्ट में एक और डी लिखा, डी वाला सेक्शन ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखे देखो ठीक है, आंसर लिखे हैं। तो लास्ट में कह रहा देखो dx का इंटीग्रेशन बताओ, dx का इंटीग्रेशन। तो देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से देखो ऐसे लिख देते हैं 1 dx। अब 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर क्या लिख सकते हैं 0, और x की पावर देखो 0 थी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक पावर हम ऐड कर देते हैं, टोटल पावर डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी। ये आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, x प्लस सी आ जाएगा। तो याद रखोगे यहाँ पे कि dx का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे, dx का इंटीग्रेशन x होता है यहाँ पे। तो देख लो ये कुछ इन्होंने उदाहरण बताए थे ठीक है, यहाँ पे ठीक है यहाँ पे। और इस वाले देखो जो फॉर्मूला होता है हमारा x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। इस फॉर्मूले का नाम होता है पावर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, पावर फॉर्मूला। तो ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके ठीक आपको समझाने की कोशिश करी थी, तो देख लो ठीक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट ठीक है, आगे आगे वैसे लिखा है इन्होंने कि अनिश्चित समाकलन की ज्यामिति निरूपण। ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं, ठीक है अभी इसके बारे में ना पढ़ो, ठीक है ज्यादा ही सही है ना, आपको थोड़ा बाउंस मारने लगेगा फ्री है ये अभी कुछ नहीं। ठीक है यहाँ पे अच्छा देखो ये ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। ठीक है यहाँ पे लिखा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। यहाँ पे देखो तो हमारी पहली प्रॉपर्टी तो वो लिखा है यहाँ पे, लिखा है
लिखा देखो अचर और किसी फलन के गुणनफल का समाकलन। देखो इनके कहने का मतलब ये पहले वाली प्रॉपर्टी का, मान लो जैसे यहाँ पे लिखा थी सी एफ एक्स और डी एक्स, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे सी जो हमारा ये अचर है, तो इनके कहने का मतलब ये कि अचर को हम बाहर कर देंगे ठीक यहाँ पे, और हमारा जो फलन है एक्स में उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे। देखो जो अचर है उसको बाहर कर देंगे ठीक है, जो हमारा एक्स में जो फलन है उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद देखो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो ये लिख रखा उन्होंने ठीक है यहाँ पे, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे सी बार कर लिया। ऐसे देखो नेक्स्ट स्टूडेंट लिखो है दो फलनों के योग अथवा अंतर का समाकलन। देखो तो इनके कहने का मतलब ये है कि देखो डी नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ठीक है यहाँ पे। अगर हम पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x और बोल दे होल dx, तो देखो इंटीग्रेशन ये कहता है देखो इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, f1x dx और प्लस ये हो जाएगा f2x dx। देखो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते ठीक है प्लस में हो। अगर ऐसा माइनस में लिखा है तब भी हम कर सकते हैं, अगर माइनस में भी लिखा है तब भी दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। देख लो ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो ठीक है। देखो ये लिखे हैं ठीक है यहाँ पे, ये लिखे होंगे देखो ये लिख रखे इन्होंने ठीक है यहाँ पे अलग अलग। इसके बाद देखो इन्होंने लिखा है एक्स्ट्रा पॉइंट ही यहाँ पे लिखा है उपरोक्त बुद्धि ठीक है उस फलन के लिए भी सत्य है जो कई फलनों के योग अथवा अंतर से मिलकर बना है। मतलब देखो ठीक है, अगर यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे फलन करते हैं यहाँ पे, मान लो अगर हम ऐसा करते हैं f1x ठीक है प्लस f2x कर दें प्लस f3x कर दें ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर दें और लिख दें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दें और dx लिख दें, तो इनका क्या करना है आपको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना है। मतलब अलग अलग मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx, इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है आपको, अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिख देना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसके बाद देखो लिखा है कि अवकलन एवं समाकलन की तुलना। देखो यहाँ पे ठीक है लिखा है अवकलन एवं समाकलन की तुलना ठीक है। तो लिखा है देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है दोनों फलनों पर संक्रियाएं हैं। मतलब दोनों फलनों पे हम लोग संक्रियाएं लगाते ठीक है, ये कह रहे पहला हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास तुलना है। फिर कह रहा है देखो दोनों फलन ठीक है रैखिकता के गुण धर्म को संतुष्ट करती है। मतलब देखो इनके कहने का मतलब जैसे ये लिखा देखो ऐसे ठीक है पार टी बाई डी एक्स लिखा है, तो इसको अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं अलग अलग। ऐसे इंटीग्रेशन में भी होता है देखो ये अंदर देखो दो फलनों का योग है ठीक है, तो हमने दोनों का अलग अलग क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। फिर लिखा है देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है देखो सभी फलन अवकलनीय तथा समाकलनीय नहीं होती है। ये बात स्टूडेंट बिल्कुल याद रखोगे ठीक है, हमारे देखो सारे फलन ना तो अवकलनीय होते हैं ना ही समाकलनीय होते हैं। मतलब हर किसी फलन का हम लोग डिफ्रेंसिएशन या फिर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग ठीक है। मतलब लिखा है देखो ठीक है, यहाँ लिखा है सभी फलन अवकलनीय तथा समाकलनीय नहीं होते। मतलब मतलब हर किसी का समाकलन नहीं निकाला जा सकता ठीक है यहाँ पे, और ना ही हर किसी का अवकलन निकाला जा सकता है। जो फलन अवकलनीय होते हैं उनका अवकलन निकाला जाता है, जो फलन समाकलनीय होते हैं उनका समाकलन निकाला जाता है। इसके बाद देखो लिखा है कि यदि किसी फलन के अवकलन का अस्तित्व है तो केवल एक ही है, किंतु समाकलन केवल एक नहीं है। मतलब इनके कहने का देखो मतलब फोर्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो उसका अवकलन केवल एक होगा, अवकल गुणांक एक होगा। परंतु अगर कोई फलन समाकलनीय है तो उसके समाकलन के जो आंसर आएंगे ठीक है वो बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है। यहाँ पे देख लो ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने यदि किसी फलन के अवकलन का अस्तित्व है तो लिखा है
अपसत है तो केवल एक ही है, किंतु समाकलन केवल एक नहीं है, क्योंकि समाकलन में लास्ट में सी लगता है वहां पे, ठीक है। अब सी का मान तुम चेंज करोगे मतलब तो हमारे फलन भी आप बार बार चेंज होंगे। सी का मान जैसे एक रखोगे तो हमें पहला फलन मिलेगा, सी का मान 2 रखोगे तो दूसरा फलन मिलेगा, सी का मान 3 रखोगे तो तीसरा फलन मिलेगा, ऐसे बहुत सारे फलन मिलेंगे हमें। इसका देखो फिर लिखा है पांचवा, लिखा है यदि किसी बहुपदी फलन की घात n है तो अपकलन करने पर इसकी घात n-1 होगी। सही बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर x की घात अगर n है तो इसका अपकलन कर देंगे तो x की घात कितनी बचेगी, n-1 बचेगी। और लिखा है देखो समाकलन करने पर इसकी घात n+1 होगी। बिल्कुल बात सही है कि अगर x की पावर n है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n+1, मतलब एक पावर हमारी बढ़ जाएगी। फिर लिखा है देखो किसी फलन का अपकलन एक बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं, मतलब लिखा है देखो किसी फलन का समाकलन एक बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं और समाकलन एक अंतराल में ज्ञात करते हैं। ये भी याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कि जो हम लोग अपकलन ज्ञात करते हैं वो किसी एक पॉइंट पे ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जो हमारा समाकलन होता है वो एक इंटरवल में ज्ञात किया जाता है। देखो लिखा भी यहाँ पे, ठीक है, एक अंतराल में ज्ञात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट, लिखा है फलन एक फलन का अवकलन, लिखा है फलन का अवकलन x बराबर x1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता f डैश को निरूपित करता है। मतलब स्टूडेंट देखो इनके कहने का मतलब ये है कि फलन का अवकलन x बराबर x1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता f डैश को निरूपित करता है। फिर लिखा है समाकलन, ठीक है, जो होता है समाकलन क्या होता है, वक्र परिवार को निरूपित करता है। मतलब जो हम लोग अगर कोई फलन है अगर उसका हम लोग एक बार अपकलन कर देते हैं तो जो हमारा अपकलन होता है वो क्या निरूपित करता है, किसी मतलब वक्र पर एक स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है, परंतु जो हमारा समाकलन होता है वो क्या निरूपित करता है, एक वक्र परिवार को निरूपित करता है। इसका देखो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 लिखा है, देखो अपकलन तथा समाकलन, ठीक है, क्रिया में सीमाओं का प्रयोग होता है। देखो आप, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट में लिखा है कि अवकलन तथा समाकलन, ठीक है, क्रिया में सीमाओं का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट देखो ये हमारे सारी, ठीक है, तुलना थी अवकलन और समाकलन में यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो चलते देखो, ठीक है, पहला उदाहरण, ठीक है, यहाँ पे तो पहला उदाहरण, ठीक है, पहला उदाहरण क्या कह रहा है स्टूडेंट देखो, लिखा है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए, ठीक है, निम्न फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट को याद रखोगे प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, अवकलन मतलब होता है, ठीक है, कि अवकल गुणांक ज्ञात करना, और प्रति अवकलज लिखा मतलब उल्टा ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे इन्होंने एक लिख रखा है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। तो देखो निरीक्षण विधि से कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। पहला वाला देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ठीक है, cos 2x। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें ये दिमाग लगाना है, ठीक है, यहाँ पे देखो इसको निरीक्षण विधि से करना है। निरीक्षण विधि क्या कहती है, देखो यहाँ पे, तो हमें देखो स्टूडेंट ऐसा एक फलन ढूंढना है जिसका अवकल गुणांक cos 2x हो। हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा समझने में हो सकती है दिक्कत हो आपको। तो वो यहाँ पे, ठीक है, क्या करना है हमें, हमें एक ऐसा फलन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जिसका अपकलन क्या हो, cos 2x हो। तो देखो अब स्टूडेंट देखो याद रखना यहाँ पे, बताओ cos किसका अपकलन होता है, cos साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा cos 2x आएगा। देखो यहाँ 2x लिखा था तो यहाँ भी हमने 2x लिख दिया यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, बताओ ध्यान से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x। अगर हम साइन 2x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, और फिर स्टूडेंट देखो 2x का और करोगे तो 2 आएगा। बट देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, राइट हैंड साइड में हमें लाना है cos 2x लाना है केवल। तो स्टूडेंट देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
इसको हम 2 से और डिवाइड कर देते, ध्यान से देखना, इसको क्या करते हैं हम 2 से और डिवाइड करते। अब देखो स्टूडेंट, ये ध्यान से देखना, अब चेक करो, देखो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, देख लो, अब करके देख लो डिफरेंशिएशन, ये आएगा। कि थोड़ा सा देखो, अगर लिख के आता है एग्जाम में कि निरीक्षण विधि से करो, तो इसी मेथड से करना होगा आपको। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है, कि केवल लिखा है कि इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप साधारण मेथड से कर सकते हैं आप लोग। उसमें लिख रखा है कि निरीक्षण विधि से, तो हम लोग इस तरह से करेंगे, याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, स्कूलों में क्या करते हैं, टीचर्स लोग होते थे, कुछ टीचर्स लोग होते थे वो डायरेक्ट करवा देते, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि निरीक्षण विधि से करिए, ठीक है, तो निरीक्षण विधि से एग्जाम में करना होगा, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। आपने अगर निरीक्षण विधि से नहीं किया है, ठीक है, तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस 2x। अब देखो अगर इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग कॉस 2x dx, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन 2x अपॉन में 2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये मिलेगा। तो ये इसका देखो आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस सी लिख देना अपनी तरफ से, ठीक है, यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आ गया, देख लो। ऐसे देखो, अब बी वाला पार्ट करते हैं। देखो बी वाले पार्ट में क्या कहता है, बी वाले पार्ट में देखो ये लिखा है, ठीक है, 3x² 4x³ देखो लिखा है 3x³ सॉरी 3x² प्लस 4x³। अब देखो स्टूडेंट, हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पे कि जिसका डिफरेंशिएशन ये हो। देखो बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा फलन लिखें, ठीक है, कि जिसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है और इससे पहले क्या लिखा है 3 लिखा है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे x³ आया होगा, तभी ऐसा होगा। क्योंकि x³ का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर पहले करेंगे और एक पावर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे लिखा है देखो 4x³ लिखा है, क्या लिखा है 4x³, तो यहाँ पे देखो 4 पहले आया, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे आया होगा x की पावर 4 आया होगा, क्या होगा x की पावर 4 आया होगा। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट को करके देख लो, अगर इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³, तो ये आएगा हमारे पास, इस dx इक्वल टू आएगा हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस c, देख लो, ठीक है, ये आंसर आ गया। हो सकता है स्टूडेंट ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, ठीक है, थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ये अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये निरीक्षण विधि होती है, ये इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और देखो क्वेश्चन है, ठीक है, सी पार्ट, इसका सी पार्ट क्या कहता है, देखो सी पार्ट में लिखा है देखो 1/x, ठीक है, 1/x, तो 1/x। अब स्टूडेंट देखो, अब डी अपॉन डी एक्स इधर लिखेंगे, ठीक है, अब इधर लिख देते हैं। अब बताओ, ठीक है, यहाँ पे अब हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है, जिसका हम अवकलन करें तो 1/x आ जाए। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास होता है log mod x, log mod x, ठीक है, बेस ई। अगर log mod x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 1/x आएगा। तो यहाँ पे हम 1/x का देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/x dx, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास log mod x बेस में ई और प्लस सी आ जाएगा, देख लो, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, देख लो स्टूडेंट। इस तरह से हमें निरीक्षण विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अगर अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपनी फ्रेंड के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, 7:30 बजे, ठीक है, लाइव क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट याद रखना, ठीक है, सभी स्टूडेंट डेली 7:30 टू 8:30, ठीक है, यहाँ पे ये क्लास टाइम है, ठीक है, इसमें हम लाइव क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। आज तो फिलहाल इसको हमने क्लास को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कोई थे नहीं लाइव क्लास में, फिर हमने इसमें बात को बाद में इसके रिकॉर्ड किया हमने। तो आप लोग, ठीक है, डेली 7:30 से 8:30 पे आओगे, ठीक है। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे इसमें हम इंटीग्रेशन आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद हो सकता है आपको हम अनसॉल्व कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे अनसॉल्व के कुछ पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बोर्ड के जो पेपर है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप कर पाओ। तो
कल हम लोग ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आगे के हम सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे।